आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाजरीन। अब खबरें तफसील से। VRS मंजूर हो जाने के बाद इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने अपने ओहदे का चार्ज जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे के सुपुर्द कर दिया और अपनी अहलिया के हमरा डिविजनल कमिश्नरेट से पैदल ही अपने घर के लिए रवाना हो गए। डिविजनल कमिश्नर की हैसियत से पूरी ईमानदारी के साथ खिदमत अंजाम देते देते अचानक क्या हुआ कि इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने 1 माह कबल हुकूमत को VRS की दरखास्त दे दी थी और दरखास्त मंजूर होते ही आज उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे के सुपुर्द कर दिया और अपनी अहलिया के साथ पैदल ही अपने घर रवाना हो गए। वाज़ेह रहे कि गेजेटेड ऑफिसर सुनील केंद्रेकर की पहचान एक ईमानदार और फर्जशनास ऑफिसर की हैसियत से रही है। वो किसी सियासी दबाव को भी खातिर में नहीं लाते बल्कि कानून के मुताबिक काम करते। कोरोना दौरानिया में मराठवाड़ा के आवाम को इस वबा से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करवाने के लिए उन्होंने खूब मेहनत की थी और आखिरकार कोरोना जैसे मौजी मर्ज को मात देने में इंतजामिया कामयाब हो गया था। शहर ही नहीं इलाका भर ये चर्चे जारी हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक निडर, बेखौफ और फर्जशनास ऑफिसर ने अपनी मुलाजिमत की मियाद ख़त्म होने से पहले ही VRS ले लिया और मुलाजिमत को खैरबाद कह दिया है। अराकीन असेंबली और अराकीन काउंसिल के पार्टी को छोड़ जाने से कोई भी सियासी जमात कमज़ोर नहीं हुई बल्कि अवाम शरद पवार के साथ है और आइंदा इलेक्शन में बगावत करने वालों को अवाम सबक सिखाएगी। इन ख्यालात का इजहार NCP के ओहदेदारान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। वाज़ेह रहे कि NCP के सीनियर लीडर अजीत पवार समेत कई अहम कायदीन ने गुज़िश्ता रोज़ पार्टी से बगावत कर दी और शिंदे फडणवीस हुकूमत की हिमायत का ऐलान करते हुए इक़्तिदार का हिस्सा बन गए, जिसकी वजह से महाराष्ट्र भर में फिर एक सियासी भौचाल आ गया है और हर तरफ से अजीत पवार और उनके दीगर साथियों की बगावत पर लोग तबसरे करने लगे हैं। इसी दरमियान आज पार्टी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने राष्ट्रवादी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस मौके पर पार्टी के सीनियर कायद सुधाकर सोनो ने, मुश्ताक अहमद, छाया जंगले और खुद ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने सहाफ़ियों से बात की। उन लोगों ने इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि BJP की मरकजी रियासती हुकूमतें सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करते हुए तो कहीं मफाद परस्त लीडरान को इख्तिदार का और दीगर कई चीज़ों का लालच देकर अपोजिशन को कमज़ोर करने की सियासत करके जमहूरियत को शर्मसार व कमज़ोर कर रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि कल तक प्राइम मिनिस्टर मोदी और मरकजी वजीर दाखिला NCP के जिन कायदीन को रिश्वतखोर और न जाने क्या क्या कहकर उन्हें जेल भिजवाने की बात कर रहे थे, आज उन्हें ही अपनी हुकूमत में हिस्सेदार बना लिया है। मगर कुछ अराकीन असेंबली या अराकीन काउंसिल के पार्टी छोड़ देने से कोई भी सियासी जमात कमज़ोर नहीं होती और वो भी NCP जिसके बानी व कौमी सदर का कद बहुत ही ऊंचा है और शरद पवार ही की वजह से पार्टी की शनाख्त भी कायम है और अवाम उन्हीं को देखकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के हक़ में वोट करते हैं। उनकी पार्टी कैसे कमज़ोर हो सकती है? NCP के इन ओहदेदारान ने कहा कि ज़िला औरंगाबाद ही नहीं महाराष्ट्र भर के अवाम और NCP वर्कर्स पूरी ताकत के साथ अपने कायद शरद पवार के साथ खड़े हैं और जिन लोगों ने अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाई है और उनके साथ धोखा किया है, आइंदा इंतखाबात में उन्हें अवाम सबक ज़रूर सिखाएंगे और लोकसभा व असेंबली ही नहीं लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात में भी NCP के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से जीत दर्ज करवाएंगे। बड़े तो चेहरे थे, उसका असर तो ठीक है पार्टी पे पड़ेगा, मगर हमारे साथ पार्टी का नेता है आदरणीय पवार साहब है और पवार साहब को ये घटना ये पहले बार नहीं, इसके पहले बार भी कई लोगों ने छोड़ के गए और जितने छोड़ के गए वो चुन के कभी नहीं आए। तो आज भी जो भी जाएंगे पवार साहब को धोखे देके वो कभी चुन के नहीं आएंगे और जो लोगों को 3-3, 4-4 बार मिनिस्टर दिए उनको, हसन मुश्रीफ साहब जैसे आदमी को जो अपना उनका समाज 10-15% होगा कोल्हापुर में से, वहाँ से 3 बार 4 बार चुनकर आए, 2-3 बार उन्होंने मिनिस्टर रहे, वैसा भी आदमी जाना आज हमको उसका दुख है कि वो ऐसे लोगों को भी सामने जो समाज वहाँ 10% है वो समाज से उस 4 बार मिनिस्टर बना के भी वो आदमी आज BJP के साथ जा रहा। इसकी वजह क्या है? ये वजह ये है कि हसन मुश्रीफ साहब को 1 साल से सताया जा रहा था, तुम आओ नहीं तो तुमको जेल में डालेंगे।
आज उनका घर का परिवार परेशान था। उन्होंने पत्रकार परिषद लेके बोले थे कि आज हम इतना परेशान हो गए कि हम क्या बॉडी में जाके गिरना के। तो आज वो ऐसा सताकर जो लोगों को लेकर गए, तो सताए वाले तुम आते। अब उनका पीए दिलीप वळसे पाटिल साहब उनके पीए थे, उनको 3 से 4 बार कैबिनेट मंत्री बनाए और घर से बच्चे के जैसा उनको संभालते थे। मैं यहाँ के संपर्क मंत्री थे तो मैं उनकी बात साथ रहने वाला हूँ। ऐसे भी लोग गए, तो हमको ये दुख हो रहा कि ऐसे लोग गए कैसा। ये गए नहीं, ये लेकर उनके ऊपर दबाव डालकर ले जाए गए। मगर हमारा नेता कल ही ऐसी घटना होने के बाद आज निकल गया हमारा सवेरे नेता, और पूरे कोल्हापुर हुआ, सांगली, सातारा, आज वहाँ पे हजारों के तय में उनका सत्कार कर रहे, और पूरा महाराष्ट्र पूरा पिंच निकालेंगे और यहाँ आने के बाद भी हम उनका बड़ा सत्कार करेंगे। और शोर शोर से जैसा आप घर को बैठा ले, जितने पवार साहब ने औरंगाबाद में बहुत मानने वाले बहुत लोग हैं, हर एक आदमी को उन्होंने पवार साहब ने बड़ा बनाया। ऐसे लोग हैं पवार साहब को मानने वाले कि कुछ बोलते कि भाई हम हमारे आंख की चमड़ी भी दिए तो उनको कम है। ऐसे लोग औरंगाबाद में हैं मगर घर पे बैठे, उनको हम घर पे जाएंगे और उनको साथ लेकर आप टाइम है। आज 85 साल की उम्र में हमारा नेता आज घर घर गली गली हर ज़िला घूम रहा, तो अपना भी फ़र्ज़ बनेगा कि तुमको बड़ा बनाए, तुम भी उनके वास्ते कुछ ना कुछ करो। तो हम औरंगाबाद शहर में ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा आमदार, ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक कैसे चुना के लाने का हम ये कोशिश करेंगे। और जो गए जो हैं वो हमारे साथ ही। और मैं कल उदाहरण भी दिया था कि मैं बोला ठीक है, जो गए वाला जो 3 साल 2 साल का जो गन्ना है अपन निकाल के फेंक के नया गन्ना लगा रहे, और नया गन्ना उसको अच्छे तरीके से उसको अच्छे तरीके वाला लगा के आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे नगर से वो कहेंगे हमको पीरनी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी संगठन बढ़ेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है लोकल उस पर इंशाल्लाह। और ये बगावत जो हुई है, इनको एकदम 9 लोगों को मंत्री पद मिला और ये बेशर्मी से छोड़ के शरद पवार साहब को छोड़ के चले गए, बड़ी शर्म की बात है। और जो नेता के नाम पे चुन के आए, जिस नेता के चेहरे पे ये लोग चुन के आए, जो 50 साल से महाराष्ट्र में सेकुलर राजकारण कर रहे हैं, उनको छोड़ के गए। ये अगले इलेक्शन में इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं ख़ास तौर पे हर वक्त ये बोल रहा हूँ कि मुसलमान किसी हाल में भी राष्ट्रवादी से हटके कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि एक वो सेकुलर नेता है जो सारे हिंदुस्तान में सेकुलर जमात को एक जगह करके हिंदुस्तान में एक सेकुलर ताकत कायम करने की कोशिश कर रहा, तो उसकी ये ताकत है। तो हम भी इंशाल्लाह सारे मुसलमान, हम ख़ास तौर पे मुसलमान लफ्ज़ बार बार बोल रहा हूँ कि आखिर में तकलीफ़ हम मुसलमानों को कुछ होती, हम खरबूजा बने हुए हैं, छुरी खरबूजे पे गिरो, खरबूजा छुरी पे गिरो, कटना हम कुछ है। तो हमको किसी हाल में ये फिक्र करना है कि सेकुलर ताकत को फिर से महाराष्ट्र में। या ठिकाणी मी सांगेल सगळ्या घडामोडी बघता की आम्ही पक्ष स्थापनेच्या पहिल्या दिवशीपासून पक्षामध्ये आदरणीय आमचे नेते, आमचे श्रद्धास्थान आदरणीय शरद पवार साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षप्रवेश केलेला आहे आणि त्यांच्याच नेतृत्वात आजपर्यंत आम्ही पक्षामध्ये काम करत आहोत। त्यांच्याच पक्ष नेतृत्वामध्ये आम्ही या ठिकाणी काम करत राहू। जरी काहीही या घडामोडी झाल्या तर आदरणीय पवार साहेब हे सह्याद्री पर्वतासारखे उभे आमच्या पाठीशी उभे आहेत आणि ते नक्कीच नव्याने डाव पुन्हा मांडून नक्कीच तो डाव उभा करतील आणि आम्ही त्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे साथ देऊ, अशी ग्वाही या ठिकाणी मी महिला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने देते। धन्यवाद। छाया जंगले पाटील, जिल्हाध्यक्ष महिला राष्ट्रवादी कांग्रेस औरंगाबाद। इनको जो है तो जेल ये भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीति जो चल रही है आजकल में, वो इसी तरीके से कि किसी को ईडी का डर बताओ, किसी को सीबीआई का डर बताओ, किसी को एनआईए का बताओ। तो ये इस तरीके से लोगों को डरा धमका कर इस देश की लोकशाही प्रणाली जो है उसको कहीं तो भी दबाने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से और सारे संगठन की ओर से हो रहा है। ये बात आप अगर ध्यान में रखिए कि कुछ लोग इस डर के मारे जा रहे हैं और कुछ सत्ता लोभी जो है वो सत्ता के आकर्षण में जा रहे हैं। इसमें वो एक और शख्सियतें हैं और वो भी शामिल है कि वो कुछ लोग इस हमें हमारे लीडरशिप को वो ये कहते हैं कि हमें ये ईडी का डर था, लेकिन वास्तविक रूप से हमें अब जबकि भुजबल साहब जैसे आदमी
जिनको 4-4 बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अब ताज्जुब की बात यह है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया गया 4 बार, और तो उस वजह से अजीत दादा नाराज थे। अजीत दादा नाराज थे। आज वही पवार साहब को छोड़कर अजीत दादा के साथ वो लिए। अब ये स्वार्थ नहीं है तो दूसरा क्या है? ये सत्ता का लोभीपन नहीं है तो दूसरा क्या है? बस इतना है हमारा कहना है, सीधी सीधी बात है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधाकर सोनो ने मुश्ताक अहमद और ख्वाजा शरफुद्दीन के अलावा मोहम्मद हबीब उर्फ मुन्ना भाई, शेख अयूब, डॉक्टर PY कुलकर्णी, इलियास किरमानी, छाया जंगले, पवार ताई, इरफान शेख, शेख सलीम और दीगर वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल और अजीत पवार के ड्रामे को लेकर साबिक वजीर आला और कांग्रेसी रहनुमा अशोक चौहान ने कुछ यूँ तबसरा किया है कि भाजपा की यूती सरकार आज भी गैर मुस्तहकम है, तभी तो वो इस तरह की तोड़फोड़ में मुलविस है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा चौहान ने। पहिली प्रतिक्रिया एवढीच आहे, ज्या अर्थी बहुमत असून अजूनही फोडाफोडीचं राजकारण भाजपला करावं लागतं, याचा अर्थच सरकार स्थिर नाही आहे, म्हणून इतर पक्षातील लोकांची फोडाफोड करून त्या ठिकाणी अन्य पक्षांना वाव देण्याचं काम जे सुरू आहे, याचा अर्थच आहे की भाजपचं विद्यमान सरकार हे म्हणावंच असं स्टेबल नाही आहे, स्थिर नाही आहे, आणि म्हणून ही फोडाफोडीची जी प्रक्रिया आहे ती महाराष्ट्रात जी शिंदेपासून सुरू झाली आहे ती अद्यापही पुढे सुरू आहे, आणि यातून सरकार वाचवण्याचा प्रयत्न आहे। तर काही होऊ शकतं, त्यात नेमकं काय घडतंय, कशामुळे घडतंय मी सांगू शकणार नाही, पण तुम्हाला एवढंच सांगायचं आहे की महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही आमचं काम करत राहू। काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे नेतृत्वात असलेली शिवसेना एकत्र येऊन महाविकास आघाडी कायम राहील। मुद्दा राहिला पवार साहेबांच्या उर्वरित आमदारांचा, तो निर्णय त्यांनी घ्यावा, तर त्यांना काय औषध वाटतंय ते महाविकास आघाडीत राहिले तर चांगली गोष्ट आहे, पण शेवटी हा निर्णय त्यांना घ्यायचा आहे की त्यांनी या बाबतीमध्ये विद्यमान परिस्थितीवर काय भूमिका घ्यायची त्याचा विषय बोललो। उद्धव ठाकरेंशी मी बोललो आणि त्यांना मी हेच सांगितलं की आम्ही काँग्रेस आणि शिवसेना एकत्र येऊन ही महाविकास आघाडी महाराष्ट्रामध्ये कायम राहील, आणि आपली भूमिका आपण लोकांसमोर गेलेलो आहोत, एकत्रपणे लोकांसमोर जाऊ, असं मी उद्धव ठाकरेंशी मगाशी संपर्क बोललो। 2 दिवसापूर्वी तरक्याती कामों का PLU आइंदा 2 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मुताल्लिका अफसरान को दी। वाज़ेह रहे कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग रजा खान की रहनुमाई में शहर का DP प्लान तैयार किया जा रहा है। इस ज़मन में DP यूनिट में शामिल अफसरान की एक अहम मीटिंग म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने आज स्मार्ट सिटी दफ्तर के मीटिंग हॉल में मुनक़िद की, और अब तक किए गए कामों का जायजा लेने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर ने DP यूनिट के सरबराह रजा खान को हिदायत दी है कि प्रपोज्ड लैंड यूज़र प्लान में सरकारी होम प्रोजेक्ट के लिए भी ज़मीन महफूज की जाए। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटर ने यह भी मशवरा दिया कि PLU बनाते वक्त खेल के मैदान, बागात, पार्किंग, STP प्लांट, कचरा प्रोसेसिंग प्लांट, हाकर्स जोन और कुशादा रास्ते, इन बातों पर ख़ास तवज्जो मरकूज़ की जाए। डॉक्टर रजा खान ने कमिश्नर को बतलाया कि PLU मैप आइंदा 2 माह में तैयार कर लिया जाएगा, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर ने इत्मीनान का इजहार किया। इस मीटिंग में सिटी इंजीनियर AB देशमुख, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग मनोज गर्जे, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट स्कीम डॉक्टर रजा खान, डिप्टी इंजीनियर संजय कुमड़े, अक्षय इंजीनियर्स एजेंसी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। फारोला के मैनीफोल्ड पाइप में फिर से लीकेज हो जाने के सबब शहर का वाटर सप्लाई निज़ाम फिर से मुतासिर हो गया है। अब शहरियान को मजीद 1 दिन ज्यादा के वक्फे से पानी फराहमी की जाएगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से मौसूला इत्तला के मुताबिक फारोला के मैनीफोल्ड पाइप में रिसाव होने के सबब आज 3 जुलाई को 65 MLD स्कीम की पानी फराहमी बंद कर दी गई थी, और निगरानी व दुरुस्ती के काम की शुरुआत करने के सबब शहर में आबी फराहमी के वक्फे में अब और 1 दिन यानी 10 ता 12 घंटे की ताखीर होगी, क्योंकि इस काम में लगने वाले वक्त के सबब पानी की पंपिंग और फराहमी मुमकिन नहीं हो सकेगी। लिहाजा शहर में वाक़े नक्षत्रवाड़ी, वेदांत नगर, क्रांति चौक पानी की टांकियों, इसी तरह कोटला कॉलोनी, जुबली पार्क पंपिंग, शाहगंज, गारखेड़ा और ज्योति नगर की टांकियों से की जाने वाली आबी फराहमी को 1 दिन मजीद आगे बढ़ा दिए जाने की इत्तला वाटर सप्लाई शोबे ने दी है, और शहरियान से इस मामले में ताउन की अपील वाटर सप्लाई के चीफ इंजीनियर ने की है। रेलवे स्टेशन के साकिन गुरमीत कौर अमरजीत सिंह टक्कर ने MCN से शिकायत की है कि AMC इंतजामिया ने 16 साल कबल
नाजायज़ कब्जे के नाम पर हमारी ज़ाती मिल्कियत की दुकानें तोड़ डाली थी, मगर फाजिल अदालत ने हमारे हक में फ़ैसला भी दे दिया। इसके बावजूद म्यूनसिपल अफसरान अभी उनका हक देने तैयार नहीं है। उन्होंने इंतबा दिया है कि अगर 10 दिन में उन्हें मुआवजा अदा न किया गया तो वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर हड़ताल करेंगी। महानगर पालिका में 16 साल से हमारा हाईकोर्ट में केस चल रहा है दुकानों का। हमारी दुकानें अतिक्रमण बोल के स्टेशन पे तोड़ी गई थी 16 साल पहले। 16 साल के बाद हमारे को 2019 में निकाल लगा हाईकोर्ट का हमारी तरफ से कि इनको टाइम दिया गया महानगर पालिका को कि 6 महीने के अंदर अंदर इनका डिसीज़न क्लियर करके इनका पैसा इनके हवाले करो, जो भी इनका मुआवजा है इनको दो 2013 के लॉ के हिसाब से। उसके बाद अभी तक फिर कुछ नहीं हुआ और पापा जी मेरे अटैक आके ब्रेन हैमेज होके गुजर गए 80 साल की उम्र में। चक्रा मार मार के हम लोग अब पागल हो रहे हैं। मेरा जवान भाई गुजर गया अटैक आके। अभी मेरी माता जी 72 साल की उम्र की हैं, मंजे पे पड़ी हुई हैं खटिया पे, और उनके भी इलाज को कोई नहीं है, कुछ नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। महानगर पालिका में कोई इंसाफ नहीं है और हर जगह पैसा मांगते हैं, डिमांड करते हैं। अभी 2 महीने पहले 2 लाख की मांगनी की थी मुझसे। मैंने वहाँ पर फिर कंप्लेंट करके 50,000 रुपये विनोद पंडित को दे के एंटी करप्शन से रेड हुई थी। उसके बाद भी अभी 2 महीने हो गए, अभी तक कोई निकाल नहीं। इन लोगों की तरफ से कोई कॉल नहीं। माइती आधारे मांगने जाती हूँ वो भी नहीं। 1 महीना हो गया माइती आधारे मांग के, और आज मेरे हाथ में सिर्फ सिक्के मार के दे दिए। कोई लेटर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। बोलते खुद से जेरोक्स कर लो फाइल। उनका आदमी जाके खुद से हम अपना खर्चा करके जेरोक्स करके लेकर उस पर सिक्के मार रहे हैं, साइन नहीं दे रहे, लेटर नहीं दे रहे, कुछ नहीं बता रहे कि कितना है, क्या अमाउंट है, कब देंगे, कुछ नहीं। परेशान हो गई मैं चक्रा मार मार के। कमिश्नर साहब को एक बार मिली थी, उन्होंने बोला लिखत में लेके आओ। मैंने लिखत में भी लेटर दे दिया है उन्हें। तो आपका अभी भूमिका क्या रहने वाली है? अभी मैंने इनको 10 दिन का टाइम दिया। अगर 10 दिन के अंदर मेरा कोई डिसीज़न नहीं होता तो मैं यहाँ भूख हड़ताल पे बैठने वाली हूँ। मैं कुछ नहीं, मैं अपनी माँ को लेके यहाँ पे बैठ जाऊँगी। मुझे डिसीज़न चाहिए, मेरे हक में मुझे फ़ैसला मिला है न्याय से। 31 जनवरी को दूसरी बार भी मिला है मुझे। हाईकोर्ट ने 31 जनवरी 2023 में फिर से हमने दाखिल करी, दोबारा फिर से डिसीज़न हो गया हमारे लिए कि इनको फिर 4 महीने का टाइम मिला। अभी 4 महीने से 6 महीने को होने आए हैं, लेकिन फिर भी इनकी तरफ से कोई वो नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम गुरमीत कौर अमरजीत सिंह टक्कर। तालीमी व समाजी मैदान में गिरा कदर खिदमत अंजाम देने पर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी को छत्रपति शाहू महाराज अवार्ड से नवाजा गया। रियासत महाराष्ट्र के मशहूर समाजी मुस्लिह आजहानी छत्रपति शाहू महाराज की जयंती के मौके पर शहर भर तालीमी व समाजी खिदमात में पेश रहने वाली फ़ाल शख्सियत मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी को राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से मुनक़िद नज़्म ख़ानी मुकाबले के एक प्रोग्राम के मौके पर छत्रपति शाहू महाराज अवार्ड से सरफराज किया गया। ये तकरीब शहर के राष्ट्रवादी भवन में मुनक़िद हुई। कारगुजार इंजीनियर अशोक एरेकर के हाथों मिर्ज़ा को शाल व मोमेंटो देकर उनका इस्तकबाल किया गया। अयां रहे कि मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी शहर में एक अरसे से अपने रीड एंड लीड फाउंडेशन के ज़रिए रियासत भर अपनी अमली व तालीमी काविशों और फ़रोग़ मुताला की कारगुजारियों से इम्तियाजी पहचान बनाए हुए हैं। उन्हें यह अवार्ड हक बहकदार रसीद के मज़दाक़ है। अवार्ड मिलने पर मिर्ज़ा के हिमायती और अहबाब उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। जिला परिषद के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पिछले कुछ अरसे से अपने तबादले की फिराक में हैं। ताहम रियासत के सियासी भूचाल में इनके तबादले के ऑर्डर दबकर रह गए हैं। वाज़े हो के DHO के ओहदे पर रुजू होने के वक्त ही से मज़कूरा अफसर डॉक्टर सुधाकर शेल के मुलाजिमीन से पैसे तलब करने के मामले को लेकर बदनाम रहे हैं। कोरोना दौरानिये में भी वैक्सीनेशन में पीछे रह जाने के मौजू को लेकर उस वक्त के जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने डॉक्टर शेलके को नोटिस जारी किए थे, जबकि अफसरान की मीटिंग में मालूमात मरबूत और मुफस्सल न होने के सबब जिला परिषद के उस वक्त के CEO नीलेश गटने ने उनके तबादले को रोककर उन्हें वजह बताओ नोटिस जारी किए थे और इसी मामले में उन्हें सख्ती की रुख्सत पर भी भिजवा दिया गया था। ताहम मज़कूरा दोनों अफसरान वाला के तबादलों के बाद डॉक्टर सुधाकर शेल के
फिर से अपने ओहदे पर रुजू हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनके खिलाफ शिकायत बढ़ती ही गई हैं और मौजूदा CEO विकास मीना के भी बार बार उन्हें इंतबाह और हिदायत देने का उन पर कोई असर नहीं हुआ है और उन्हें अब अपने तबादले के लिए मुंबई के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और ऐन मुमकिन था कि उनका तबादला हो भी जाता, मगर मौजूदा सियासी भौचाल में उनके तबादले की फाइल फिर से एक बार दब गई है। दूसरी जानिब उनके बाद उनके ओहदे पर विराजमान होने के लिए जिला भर और बैरून जिला के कुछ डॉक्टर्स जोर लगा रहे हैं, इस तरह की इत्तलात ज़राए ने दी है। रियासत में लड़कियों पर हमले हो रहे हैं, इस ज़िमन में ख़वातीन कमीशन क्या कर रहा है? इस तरह का सवाल करते हुए समाजी कारकुन फरहीन फराहत ने अवामी बेदारी और लड़के लड़कियों की शादी की मुकर्ररा उम्र कम करने का मुतालबा किया है। नाजरीन, पिछले कुछ अरसे से नाकाम या नामुराद या फिर यकतरफा मोहब्बत में गिरफ्तार बददिमाग आशिकों की जानिब से लड़कियों को जान से मार देने या उन पर जानलेवा हमले करने के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। इसी तरह समाज में अदल पसंदी की कमी और अदम रवादारी व जुल्म व सितम का माहौल देखा जा रहा है। लड़कियों व ख़वातीन पर हमलों के तदारुक के लिए ख़वातीन कमीशन भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि कमीशन समाज में बेदारी पैदा करने के इक़दामात करे। इसी तरह हुकूमत भी लड़के व लड़कियों की शादी के लिए मुकर्रर करदा उम्र की मियाद में कमी करने के लिए कानून में तरमीम करे। इस तरह का मुतालबा एक समाजी कारकुन फरहीन फराहत ने किया है। हे बघा, ह्या घटना पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पूर्ण भारतामध्ये प्रत्येक ठिकाणी चालू आहे आणि खूप वर्षापासून चालू आहे। म्हणूनच मी माननीय महिला आयोग यांना मागच्या वर्षी 10 सप्टेंबरला एक सविस्तर पत्र लिहून पाठवलं होतं। मला उत्तर देण्यात आले की कायदे करणं आमच्या हातात नाही। ठीक आहे, मी रुपाली चाकणकर मॅडम यांना या माध्यमाद्वारे सांगू इच्छिते, मॅडम कायदे करणे आपल्या हातात नाही आहे, पण जनजागृतीपर कार्यक्रम राबविणे, सगळीकडे शाळा महाविद्यालयांमध्ये काहीतरी तुमच्या आयोगामार्फत काहीतरी कार्यक्रम राबविणे हे तर तुमच्या हातामध्ये होता ना। हे जे पुण्यामध्ये जे दर्शना पवारची जी हत्या झाली, त्या पोरीवर जे कोत्याच्या वार झाला, त्याच्या मागचे जे कारणं आहेत, ते ओरिजिनल जे कारणं आहेत ते त्याचं जे आशय आहे ते मी त्या पत्रामध्ये लिहिलं होतं। आणि हे जे तरुण मुलं मुली आहेत, काय कारण म्हणजे काय, तुमचं व्यवहार चुकलं। तुम्ही फक्त अभ्यासामध्ये हुशार आहे, पण जेव्हा तुम्ही दोन व्यक्तीमध्ये जेव्हा तुमचं व्यवहार होतो, तुमचं व्यवहार चुकलं म्हणून त्या घटना घडल्या, तर प्रत्येक ठिकाणी हत्या होत नाही, त्याचे स्वरूप वेगळे वेगळे असतात। पण जेव्हा तुमचं व्यवहार चुकतो त्याचे दुष्परिणाम जे आहे होतात। तर मी त्याच्याविषयी त्या पत्रामध्ये क्लिअर लिहिलं होतं, कारण या घटना आधी पण घडलेल्या आहेत, पण माननीय महिला आयोग यांनी माझ्या पत्राकडे बिलकुल दुर्लक्ष केलं आणि त्यामुळे जे आहे समाजामध्ये हे असंच चालत राहणार पुढे। पण असं तरी मला वाटतं, मला लेखी आश्वासन त्यांनी काहीच दिलं नाही। फक्त मला एक फोन आला होता, तिथून मला फक्त तोंडी सांगितलं आपण माननीय पंतप्रधान यांच्याशी चर्चा करावी, संपर्क करावा, आमच्या हातात कायदे बनविले नाही। मग महिला आयोग कशासाठी आहे? कायदे तर सोडा, जनजागृती तुम्ही नाही करू शकत का? ते टीव्हीवर एक ॲड यायची बघा, संडे हो या मंडे रोज खाऊ अंडे, तशा प्रकारची तुम्हाला टीव्हीवरून जनजागृतीपर कार्यक्रम तुम्हाला दाखवता नाही येत का? तुम्हाला सांगता येत नाही का टीव्हीवाल्यांना? माझा उद्देश ते होता, मी त्याच्यामध्ये लिहिलं पण होतं, पण त्यांनी कशाला लक्षच दिलं नाही त्यांनी। हे बघा, माझे जे मुद्दे आहेत ना ते एकदम क्लिअर आहेत। मुला मुलींचे लग्नाचे वय कमी करावे आणि एक पत्नी कायद्यामध्ये बदल करावा आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मुलीने एका पुरुषासोबत लग्नात असताना दुसऱ्या पुरुषासोबत संबंध ठेवू नये आणि दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे जे तुम्ही शाळेचं जे शिक्षण द्यायलात ना त्याच्यासोबत लैंगिक शिक्षण याच्यासोबत व्यवहारिक शिक्षण देखील गरजेचं आहे। पैठण औरंगाबाद रोड पर किसी गाड़ी की टक्कर से जख्मी हुए काले हिरन को एक सहाफ़ी ने राहत पहुंचाई और उसे महकमा जंगलात के अहलकारान के सुपुर्द किया। तफसीलात के मुताबिक इस काले हिरन को गुज़िश्ता रात किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी थी और ये हिरन सड़क पर जख्मी हालत में पड़ा था। इसी असना सहाफ़ी ऋषिकेश मुड़े बिड़किन से ढुरकिन गांव जाते हुए अपने 2 व्हीलर पर इधर से गुजरे तो ताहिरपुर के इलाके में उन्होंने इस हिरन को जख्मी हालत में पड़ा देखा। उन्होंने फौरी हिरन को सड़क से बाजू लेकर फौरी जंगलात वालों को इसकी खबर भी की, ताहम जंगलात के अहलकार कहीं और मसरूफ थे, इसलिए उन्हें यहाँ पहुँचने में देरी हुई। तो सहाफ़ी मुड़े ने तब तक इस हिरन का तहफ़्फ़ुज़ किया और उसे कुत्तों के हमले से बचाए रखा। हिरन इस हादसे में शदीद जख्मी हो चुका था और अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। आखिरकार जंगलात के रक्षक प्रभु चोरमारे और राजू जाधव मौके पर पहुंचे और जख्मी हिरन को अपनी तहवील में लिया ताकि हिरन का मुकम्मल मुआलजा किया जा सके और बाद अज़ां उसे अडुल के जंगल में छोड़ दिया जाए।
रियासत महाराष्ट्र की सियासत किस रुख पर जा रही है और जमहूरियत की बका पर सवालिया निशान लग गया है। रियासत में गुज़िश्ता रोज हुई सियासी उथल पुथल पर हमारे नौजवान क्या सोचते हैं, आइए देखते हैं इन नौजवानों के तासुरात। त्यामध्ये फायदा एक आहे फडणवीसांचा, जर समजा शिंदे गटातले 16 आमदार अपात्र ठरले तर मग आता शिंदे गटाला राजीनामा द्यावा लागेल, म्हणजे एकनाथ शिंदेला राजीनामा द्यावा लागेल। मग हे 16 आमदार भरून कुठून काढायचे, तर हे 16 आमदार असतील राष्ट्रवादीतले। आणि याचा दुसरा फायदा असा असेल की राष्ट्रवादीला माहिती आहे की ते आपली सत्ता येऊ शकत नाही, आपल्याला भाजपात जावं लागेल। पण जर भाजपात जर आपण डिरेक्टली गेलो तर मग ना शिवसेनेला लोक सहानुभूती जास्त देतील की बाबा बाप गेला तर ह्याला कोणीच सपोर्ट करत नाही, शिंदेनी सुद्धा शिवसेना सोडली, राष्ट्रवादी पण शिवसेना सोडते, तर लोकांच्या मनात अशी सहानुभूती निर्माण होईल की बाबा आपल्याला ना आता ह्याने कोविडमध्ये भरपूर केले, काही ना काहीतरी केलेच, किंवा मग हा ना लोकांना खाऊ देत नसेल, आमदारांना पैसे खाऊ देत नसेल म्हणून आमदाराला सोडून जात आहेत। या अशा प्रकारची सहानुभूती त्यांना मिळेल आणि मग शिवसेनेला जास्त मतदान मिळू शकतं। आणि याच्यावरच शरद पवारांनी डोकं लावलं असेल की बाबा आपल्याला सहानुभूतीचे मतदानसुद्धा द्यायचे नाही आहेत, म्हणून त्यांनी अगोदर नातवाला पाठवलं आहे, अजितदादाला पाठवलं आहे आणि मग नंतर आम्ही सगळे येऊत असं वाटतंय। आणि आज अमोल मिटकरीसुद्धा म्हणतात की बाबा आम्ही साहेबांसोबतच आहे। आणि काल शरद पवारसुद्धा हसत इंटरव्ह्यू देत होते। एवढं सगळं घडत असताना शरद पवार कसं काय हसू शकतात? शरद पवारांचंच कांड आहे सगळं, शरद पवारांनी सगळं ठरवलेलं आहे, सगळं सांगितलेलं आहे आणि यामध्ये जे ना शरद पवारचा 100% हात आहे। महाराष्ट्राचं राजकारण अगदी गलिच्छ झालेलं आहे। ज्याला त्याला खुर्चीसाठी आपलं म्हणजे राजकारण करायचं आहे, लोकांसाठी कोणीही काही करायला बघत नाही आहे। म्हणजे खरं तर या देशात लोकशाही राहिली आहे की नाही हाच प्रश्न येतोय। म्हणजे आपण मतदान कोणातरी दुसऱ्याला म्हणजे कोणातरी दुसऱ्याच्या चेहऱ्यावरून करायचं, मग सत्ता कोणातरी दुसऱ्याचीच जाते। म्हणजे एका तरुणाने मी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ बघितला होता, एका तरुणाने आपलं मतदान कार्ड अक्षरशः जाळलं की मला नाही करायचं आहे मतदान। आणि मी पण असं म्हणेल की मला माझं मतदान कार्ड विकायचं आहे, जर कोणाला घ्यायचं असेल तर घ्या। क्षमा करा, मी घाणेरड्या राजकारणावर बोलायचंच नाही आहे मला काही, प्लीज मला माफ करा। म्हणजे लोकशाही खरंच राहिली आहे की नाही आहे याच्यावरच खूप मोठा प्रश्न पडतोय। कारण की आपण एक मतदान करतो म्हणजे आपण एखाद्या प्रतिनिधीला निवडून द्यायचं हे करत असतो, पण ज्यावेळेस समोरासमोर उभं राहिलेले प्रतिनिधीच वरती सत्तेत दोन्ही पण मंत्री होतात, यामुळे काय बोलणार या राजकारणावर मी निशब्द आहे पूर्णपणे। सध्या जे महाराष्ट्रात ज्या घडामोडी सुरू आहे, काल जो भूकंप राजकारणात येऊन गेलेला आहे तो सगळ्यात मोठा भूकंप आपण राजकारणातला म्हणू शकतो। आणि दुसरीकडे ज्यावेळेस तरुणाई राजकारणाला किंवा एखाद्या मंत्र्याला ज्यावेळेस मतदान करतं त्यावेळेस तो एखाद्या पर्स्पेक्टिव्हने मतदान करत असतो की भविष्यात जाऊन आपल्याला याच्याकडून काहीतरी बेनिफिट मिळावं। पण ज्यावेळेस आपण मतदान करतो त्यावेळेस जर मतदान केल्यानंतर असा जर काही गोष्टी घडत असतील तर कुठल्या मतदान करणाऱ्या व्यक्तीला असं वाटेल की आपण जाऊन तिथे मतदान करावं। आणि जर लोकशाही असेल तर राजकारणात काय चालू आहे, ज्या व्यक्तीने मतदान केलेलं आहे ॲटलिस्ट त्याला तरी कळावं की राजकारणात चालू काय आहे, कारण ही लोकशाही आहे। ज्यावेळेस आपण मतदान करतो त्यावेळेस आपल्याला जो माणूस हवा असतो निवडून आपण त्याला निवडून देतो। निवडून दिलेला माणूस तर आपल्याला कधीच दिसत नाही, भलताच माणूस आपल्याला खुर्चीवर पदार्पण झालेला दिसतो। तर हे जे सगळं सध्या महाराष्ट्रात चालू आहे ते अतिशय गलिच्छ आणि घाणेरडं राजकारण आहे असं म्हणायला काहीच हरकत नाही। हादसा की आमाजगा बने समृद्धि हाईवे पर कार हादसे में फिर एक शख्स की जान गई और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ये हादसा करमाड़ के करीब पेश आया। नाजरीन, बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग बड़े ही हौसलों और जोश व खरोश के साथ बनाया गया था। ये एक ऐसा एक्सप्रेस हाईवे है जिस पर सफ़र करने में नागपुर ता मुंबई का फासला घट जाता है और तेज़ रफ्तार सफ़र मुमकिन होकर मुसाफिर जल्द मुंबई से नागपुर या नागपुर से मुंबई पहुंच सकते हैं। लेकिन इस हाईवे के शुरू होने के वक्त ही से इस पर सफ़र बड़ा ही मखदूश साबित हो रहा है और यहाँ हादसात मामूल बन गए हैं और फिर हर हादसा जानलेवा साबित हो रहा है। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल ही यहाँ सिंदखेड़ राजा के करीब हुए हादसे में 25 अफराद की इंतहाई भयानक अमवात का वाक़या अभी बिल्कुल ताज़ा है और फिर आज 3 जुलाई की सुबह औरंगाबाद के मज़ाफ़ात करमाड़ की हुदूद के भामरड़ा के इलाके में हुए कार हादसे में एक शख्स फौत हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सुशील दिलीप थोरात अपनी बीवी गीता और लड़की बबीता के हमराह कार नंबर MH30
BB 9793 से शिरडी से अकोला की जानब जा रहे थे कि मज़कूरा मकाम पर कार बेकाबू हुई और 20 फीट की गहराई में गिरकर उलट गई। गाड़ी चला रहे सुशील की मौके पर ही मौत हो गई और बबीता व गीता शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों को शहर के घाटी अस्पताल में शरीके इलाज करवाया गया है। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही ख़त्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।